हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज हम चीन के कोरोना वैक्सीनेशन वाले फ्रॉड का खुलासा करेंगे। यहां से आई तस्वीरों में किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोगों में मारपीट हो रही है और ऐसा वैक्सीन लेने के लिए हो रहा है। चीन दावा करता है कि उसने अपने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दी। अगर सच है तो फिर इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों हैं? क्या वहां पर वैक्सीन की कमी है? कोरोना वायरस बढ़ रहा है या फिर कुछ और बात है जिसे चीन की सरकार छिपा रही है? भारत के कई नेता सरकार को चीन से सीख लेने का सुझाव देते हैं, इसलिए आज आपको चीन से आई इन तस्वीरों की पूरी सच्चाई हम दिखाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। चीन से शॉकिंग तस्वीरें आई हैं। वैक्सीनेशन पर बहुत बड़े फ्रॉड का खुलासा हुआ है। चीन के वुहान से लेकर सिचुआन प्रांत तक सिर्फ और सिर्फ पैनिक है। एक सैंपल आपके सामने है। वैक्सीन की एक डोज के लिए कहीं लंबी लंबी कतारें हैं, तिल रखने तक की जगह नहीं है। कहीं वैक्सीन सेंटर के भीतर घुसने के लिए मारामारी हो रही है। तस्वीरें देख रहे हैं ना, लोग मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं और जो ना संभला वो धड़ाम से नीचे गिर रहा है। कहीं वैक्सीन सेंटर के भीतर उठापटक हो रही है। चाइनीज पुलिस वाले भी पिट रहे हैं। कहीं बैरिकेडिंग तोड़कर भीड़ आगे बढ़ रही है। तो कहीं भीड़ एक एक इंच आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को जबरदस्ती धक्के दे रही है। वीडियो आपके सामने है। कैमरे के पीछे से कमेंट्री भी हो रही है, वो भी हिंदी में। गौर से सुनिएगा। 2 मिनट का ये वीडियो और एक एक फ्रेम पर नजर रखिएगा। कोरोना की लाइन देखो। लाइव अपडेट। कोरोना वैक्सीन के लिए लाइन लगी पड़ी है। अब आपको बताता हूँ मैं हॉस्पिटल कहाँ पर है। हॉस्पिटल खुलने का टाइम है 8:30, लेकिन अभी हॉस्पिटल खुला नहीं है। कि लाइन देखो आप। चलते रहो चलते रहो। कृपया वैक्सीन लगाने जाएं तो अपने साथ चाय की केटली, नाश्ता, कुर्सी बैठने के लिए सब लेके जाएं। और ये रहा हॉस्पिटल। दिन हो या रात, तस्वीरें एक जैसी हैं। चीन में जबरदस्त पैनिक है। कैमरे पर गवाही भी है। ये वीडियो 26 मई का है। चीन के ग्वांगझोउ शहर का है। वीडियो में क्या रिकॉर्ड हुआ ये भी सुन लीजिए। ओ, तुम लोग हमें देखने आए हो। इन्होंने हमें आज सुबह आने को कहा था। लाइन में खड़ा कर दिया। कोई टेस्ट होना था। तुम देख रहे हो यहाँ कितनी लंबी लाइन है। हालात बदतर है। यहाँ पर मुझे नहीं पता कि कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लोगों का पहाड़ है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों का समंदर है। यहाँ पर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। वैक्सीनेशन की लंबी लाइनों ने चीन का सच बता दिया है। कोरोना के नए मामले आने के बाद चीन ने 2021 के अंत तक अपनी 40% जनसंख्या को वैक्सीनेट करने का टारगेट तय किया है। चीन ने दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन लगानी शुरू की थी। इसके बाद भी वहां पर लॉकडाउन और कोरोना के नए केस की खबरें आ रही हैं। चीन जिस कोरोना से बचना चाह रहा था, उसकी शुरुआत वुहान लैब से होने की खबर फिर से हेडलाइन बन गई है।
ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक चीन के वैज्ञानिकों ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोविड-19 वायरस तैयार किया। कोविड-19 वायरस के सैंपल में मिले सबूतों में यह खुलासा हुआ है। ब्रिटेन और नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने 22 पन्ने की एक विस्फोटक रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक चीन के साइंटिस्ट ने लैब में वायरस बनाने के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से उसे बदलने की कोशिश की, ताकि ऐसा लगे कि यह वायरस प्राकृतिक तरीके से चमगादड़ों में विकसित हुआ। अब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर WHO पर जांच के लिए प्रेशर बनाया है। अमेरिका ने अपने लेवल पर शुरुआत की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 90 दिनों में एक रिपोर्ट तैयार करने का ऑर्डर दिया है, ताकि पता चले कि कोरोना वायरस वुहान लैब से आया है या कहीं और से। दुनिया के सवालों का जवाब चीन के पास नहीं है, इसलिए चीन का सरकारी मीडिया अपनी ही पीठ थपथपा रहा है। अब तक चीन में 58 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए 80% लोगों को वैक्सीन देना जरूरी है। चीन का दावा है कि जून 2022 तक वो 112 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा देगा। इसके लिए हर दिन 37 लाख लोगों को और हर महीने 11 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। यह आंकड़ा ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया की पूरी आबादी के बराबर है। इतने बड़े टारगेट की बातें करना आसान है, लेकिन पूरा करना बहुत मुश्किल। दोबारा इन्फेक्शन फैलने के बाद चीन में पैनिक है और वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद भीड़ इसी का सबूत है। अब चीन का दावा भी सुन लीजिए। 21 इस साल जून तक सिनोवैक की सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 बिलियन डोज तक बढ़ सकती है। आप कह रहे हैं कि डिमांड तय नहीं है, लेकिन सप्लाई में कोई कमी नहीं होगी। हमारे सारे काम चाइनीज कंपनियों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रोडक्शन का काम चीन में ही होता है। कोई और देश इससे बेहतर नहीं कर सकता। 没有比中国再好的。 वैक्सीनेशन पर चीन के दावे बहुत बड़े हैं, इन पर भरोसा करना मुश्किल है। खबर यह भी है कि वुहान लैब ने जानबूझकर कोविड-19 वायरस पर रिसर्च का सारा डेटा डिलीट कर दिया, ताकि जांच करने वाली टीम को कोई डेटा ना मिले। चीन का मीडिया वही रिपोर्ट दिखाता है जो वहां की सरकार चाहती है। आपको याद होगा, कोरोना महामारी की शुरुआत में भी चीन ने दुनिया से इस खबर को छिपाया था। चीन ने पिछले 5 महीनों में 58 करोड़ से अधिक डोज लगाने का दावा किया है। अब भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का डेटा आपके सामने है। भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई। अब तक वैक्सीन की 20 करोड़ 89 लाख डोज दी जा चुकी हैं और इसमें 16 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों को सिंगल डोज, जबकि 4 करोड़ 41 लाख से अधिक लोगों को डबल डोज दी गई है। मई महीने में अभी तक औसतन 15 लाख डोज हर दिन लगाई गई है। 27 मई को 29 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई और 28 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 30 लाख 62 हो गया। सरकार को भरोसा है कि अगले 2 महीने में वैक्सीनेशन की रफ्तार 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी तब हर दिन 1 करोड़ टीके लगेंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन तेज करने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ वैक्सीन पर पॉलिटिक्स भी सुपर फास्ट रफ्तार से हो रही है। राहुल गांधी लगातार वैक्सीन डिप्लोमेसी के मुद्दे पर सरकार को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में टीका देने से पहले विदेशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट की। राहुल गांधी के इस राजनीति पर अमेरिका से विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब आया है। The opposition, particularly Rahul Gandhi, has talked about how vaccine diplomacy has not really worked for the country, and the government's efforts is just a bubble that they're living in. How do you react to that? No, look, I'm here to discuss an American visit. This is a serious thing which we are discussing. I'm not here to exchange political polemics. I don't do that when I leave the country, and I expect other people to understand that. एस जयशंकर की अमेरिका विजिट की वजह से भारतीय कंपनियों को वैक्सीन के लिए कच्चा माल बिना रोक टोक के मिलता रहेगा। अमेरिका अपने लिए बनी वैक्सीन को भी भारत भेज सकता है। कुल मिलाकर भारत ने पहले अमेरिका सहित दूसरे देशों की मदद की थी और आज भारत को भी दुनिया का सपोर्ट मिल रहा है। वायरस से मुकाबला कर रहे देश के लिए ये अच्छी खबर है। भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार कोरोना की सेकंड वेव के बाद थोड़ी धीमी हुई थी, अब उसकी रफ्तार तेज हो रही है और अब चीन से आए वीडियोस देखकर यही लगता है भारत का वैक्सीन अभियान सही रास्ते पर है। अपने एक बयान की वजह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की आज जमकर किरकिरी हुई। कमलनाथ आए तो थे शिवराज सिंह सरकार को घेरने के लिए, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार पर सवाल खड़ा करने के लिए, लेकिन उनके ही बयान पर हंगामा हो गया। शिवराज सरकार पर हमला करने के उत्साह में कमलनाथ कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए और कह दिया कि जिस शख्स को वो श्रद्धांजलि देने गए थे उसी शख्स ने उन्हें अपनी मौत की वजह बता दी। यानी कमलनाथ ने एक मृत व्यक्ति से बात करने का दावा कर दिया। अब बीजेपी कमलनाथ पर मौत पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है और कमलनाथ सफाई देते घूम रहे हैं।
अभी मैं होके आ रहा हूँ हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी के, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अगर ये नॉर्मल टाइम होता तो कमलनाथ के बयान पर सिर्फ हंसा जा सकता था। केंद्र में कई बार मंत्री और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका नेता अगर ये कहे कि उसे मर चुके व्यक्ति ने अपनी मौत की वजह बताई तो फिर ऐसी अजीबोगरीब बात पर सिर्फ माथा पीटा जा सकता था। लेकिन ये कोविड महामारी का वक्त है जिसमें हर किसी को कोई भी बात बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, और वो भी तब जब बात कोरोना के इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में हो। लेकिन कमलनाथ आजकल कोरोना के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार को घेरने की इतनी जल्दबाजी में है कि वो मृत व्यक्तियों से भी बात कर ले रहे हैं, और मृत व्यक्ति उन्हें ये भी बता दे रहे हैं कि उनकी मौत नकली दवाई से हुई है। मैं तो आज पूछना चाहता हूं कि जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन आए थे, कैसे आए, कहां से आए, अस्पताल में कैसे पहुंचे, कितनी लोगों की मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अभी मैं होके आ रहा हूं हमारे आपके साथी रामचंद्र अग्रवाल जी के, और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं, इसमें खुलासा कर दे। मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो सरकार से कह रहा हूं जो भी शमशान घाट के, जो भी कब्रिस्तान के आंकड़े हैं, रजिस्टर है, आप मध्य प्रदेश की जनता के सामने रख दीजिए। मैं तो पिछले 3 हफ्ते से ये मांग कर रहा हूं। कमलनाथ की जुबान फिसली तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे को लपक लिया। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबने कमलनाथ पर एक साथ अटैक कर दिया। लॉकडाउन, अग्रेसिव टेस्टिंग और कोरोना पर कंट्रोल करने के दूसरे तरीकों से शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में कोरोना केसेस की संख्या में काफी कमी ला दी है। पिछले 2 दिनों से नए कोरोना केसेस का आंकड़ा 2000 से नीचे है। मध्य प्रदेश में 27 मई को कोरोना के 1977 जबकि 28 मई को 1854 नए केस आए। कोरोना केसेस में कमी आने के बाद जब कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर मौत के आंकड़ों को छुपाने, कोविड माफिया को प्रोटेक्शन देने का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। शिवराज ने कहा कि उनकी सरकार दिन रात काम करते कोरोना पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस गलत बयानी कर राज्य में आग लगाने की कोशिश कर रही है। हम जनता के साथ मिलकर प्रयासों में लगे, लेकिन कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में आग लगाना चाहती है। और कांग्रेस के झूठ का स्तर तो देखिए। कल मैहर में प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष अपने बयान में कह रहे हैं कि अभी मैं रामचंद्र अग्रवाल जी से मिलकर आया हूं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। अब मृत्यु के बाद स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल जी कमलनाथ को बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई है। आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। एन कैन प्रकारेण प्रदेश में आग लगाओ, सरकार को बदनाम करो, इस काम में लगी हुई है। ऐसी झूठी कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है, प्रदेश को बचाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक सभी ने जिस मुद्दे पर कमलनाथ को घेरा वो था मृत व्यक्ति से बात करने वाला उनका बयान। शिवराज सिंह चौहान तो फिर भी इस मुद्दे को छू कर निकल गए, लेकिन शिवराज सरकार में मेडिकल एजुकेशन मंत्री विश्वास सारंग ने तो कह दिया कि अब कमलनाथ पर उम्र का असर होने लगा है। मृत व्यक्ति से बात करने की बात कहकर उन्होंने मरने वाले का भी मजाक उड़ाया है। यदि किसी की मृत्यु हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, परंतु कमलनाथ जी श्रद्धांजलि देने की जगह उनकी लाश पर ही राजनीति कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्वर्गीय रामचंद्र अग्रवाल जी ने बताया कि उनकी स्वयं की मृत्यु नकली रेमडेसिविर लगने से हुई। अब कमलनाथ जी को कहां से ये दिव्य ज्ञान मिल गया कि वो मृत व्यक्ति से बातचीत कर लेते हैं।
बल्कि मृत व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने की जगह उसका मजाक उड़ाया जा रहा है कि मृत व्यक्ति ने मुझे बताया। ये तो सीधे सीधे रामचंद्र अग्रवाल जी की मृत आत्मा का भी मजाक उड़ाने वाला मामला है। ये बात कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, या तो कमलनाथ जी पर उम्र का असर हो गया है या वो सीधे सीधे हिंदुस्तान में वर्ग संघर्ष कराना चाहते हैं। अब कमलनाथ पर उम्र का असर हुआ है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि वो बयान देने में गड़बड़ी कर जाते हैं। जब उन्होंने मृत व्यक्ति से बात करने वाला बयान दिया था तब उन्हें उस शख्स यानी रामचंद्र अग्रवाल का नाम ही याद नहीं था जिन्हें वो श्रद्धांजलि देने गए थे, और जब उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी तो नाम फिर भूल गए। इस बार रामचंद्र अग्रवाल को राजकुमार अग्रवाल कह दिया और कहा कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से मौत होने की बात अग्रवाल जी के बेटे ने बताई थी। अगर मैंने कह दिया कि मैं राजकुमार अग्रवाल जी के घर गया, वहाँ मुझे कहा गया, मैंने कह दिया होगा, बोलते बोलते कह देते, उनके बेटे ने मुझे कहा कि नकली रेमडेसिविर से उनके पिताजी की मृत्यु हुई, जबलपुर के हॉस्पिटल में हुई, सब इसके गवाह हैं। मैंने पूछा कि नकली रेमडेसिविर आया कैसे, अस्पतालों में इसका वितरण कैसे हुआ, कितने लोगों की मृत्यु नकली रेमडेसिविर से हुई, ये मेरे प्रश्न हैं, इसका जवाब दे दें। जब विवाद बढ़ा तो रामचंद्र अग्रवाल के बेटे सुमित अग्रवाल सामने आए। सुमित ने कहा कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात उन्होंने ही कमलनाथ को बताई थी। उनके पिता को रेमडेसिविर की 6 इंजेक्शन लगी थी, लेकिन बिल में सिर्फ 3 इंजेक्शन का ही जिक्र किया गया था। हॉस्पिटल के खिलाफ FIR दायर करवाई गई है और हॉस्पिटल बंद है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी कल मेरे घर पर आए थे मेरे पापा की मृत्यु के उपरांत शोक संवेदना व्यक्त करने। तो मैंने उन्हें ये जानकारी दी कि मेरे पापा श्री रामचंद्र अग्रवाल, जो कि नवभारत प्रेस में पिछले 40 वर्षों से पत्रकार थे, उनकी मृत्यु सिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने एवं घोर लापरवाही के कारण हुई है। इस विषय में उन्होंने ठोस कार्रवाई करने का मुझे आश्वासन दिया है। हालांकि बयान को लेकर हो रही किरकिरी के बावजूद कमलनाथ पीछे हटने को तैयार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर, कमलनाथ पर मध्य प्रदेश में आग लगाने की कोशिश का आरोप लगाया है, लेकिन कमलनाथ अपने बयान पर कायम है। तो शिवराज सिंह चौहान से कह रहे हैं कि इधर उधर की बातें करने की बजाय राज्य में कोरोना से हो रही मौतों का सही आंकड़ा दिया जाए। कौन सी आग जला रहा हूं? अगर मैं आंकड़े मांगता हूं, मैं कहता हूं कि वैक्सीन के आंकड़े दे दीजिए, मैं कहता हूं ऑक्सीजन पहुंचा दीजिए, मैं 3 हफ्ते पहले कह रहा था ऑक्सीजन पहुंचा दीजिए, इंजेक्शन पहुंचा दीजिए। ये क्या आग लगाने का काम है? ये क्या इनको नहीं समझ आती? ये आग लगाने का काम है। आम जनता इसकी गवाह है कि मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे ये पहला बयान नहीं है जिस पर कमलनाथ को घेरा जा रहा हो। इससे पहले उन्होंने भारत को महान नहीं बल्कि बदनाम कहा था। कमलनाथ ने कहा कि कोरोना ने भारत को इतना बदनाम कर दिया है कि लोग अमेरिका में रह रहे भारतीयों की टैक्सी में नहीं बैठ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। बीजेपी ने कमलनाथ के इस बयान पर भी कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी का कहना था कि कमलनाथ कोरोना वायरस के लिए कभी इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कभी वो कांग्रेस को महान नहीं बदनाम कहते हैं। ऐसी बयानबाजी के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और सोनिया गांधी को कमलनाथ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन कमलनाथ ने कहा कि उनके बयान पर सवाल उठाने की बजाय सरकार को कोरोना रोकने पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना की वजह से भारत की बदनामी हो रही है और इस सच्चाई से भारत को मुंह नहीं चुराना चाहिए। मैंने कौन सा बयान दिया? मैंने कहा भारत बदनाम हो रहा है। क्या बदनाम नहीं हो रहा? पूरा विश्व कह रहा है, पूरा देश देख कह रहा है कि किस प्रकार से बदनाम हो रहा है। मैं कहूं कि भारत महान है, पर भारत को हमें बदनाम नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि हम सोनिया गांधी को कहेंगे कि ये इसको कांग्रेस से निकालें, उनको कौन सा मेरे से डर है कि मेरे से निकालने से ही उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा।
वैसे ये बात तो सही है कि विपक्ष के नेता होने के नाते कमलनाथ को इस बात का पूरा हक है कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करें। अगर उन्हें लगता है कि शिवराज सरकार कोरोना से ठीक तरीके से नहीं निपट रही या कोरोना के आंकड़े छिपा रही है तो उन्हें सरकार से सवाल पूछने का पूरा हक है। लेकिन जिस तरह वो कोरोना के वायरस को इंडियन वेरिएंट कहते हैं, कोरोना की वजह से भारत की बदनामी होने की बात करते हैं, उसके बारे में कमलनाथ को सोचना होगा। कोरोना महामारी सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया के तमाम मुल्कों में है। अमेरिका समेत कई डेवलप्ड कंट्रीज में लाखों लोगों की मौत इस बीमारी की वजह से हुई। तो अगर वो बदनाम नहीं हुए तो भारत को बदनाम क्यों कहा जा रहा है? इरादा पक्का हो तो फौराद भी पिघल जाता है, संकल्प पूरा करने का हौसला हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। आज एक ऐसी ही सुपर पॉजिटिव कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस कहानी में दर्द भी है, इमोशन है, प्यार भी है। ये कहानी है आर्मी की लेफ्टिनेंट बनी नितिका कौल ढोंडियाल की। शहीद मेजर की पत्नी ने जो वादा किया उसे कैसे पूरा करके दिखाया। देश प्रेम के जज्बे से भर देने वाली ये अद्भुत दास्तान जरूर देखिए। नितिका कौल ढोंडियाल अब लेफ्टिनेंट नितिका कौल ढोंडियाल बन गई हैं। चेन्नई में आर्मी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने नितिका की वर्दी पर स्टार लगाया और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट नितिका का वेलकम किया। बैकग्राउंड में आर्मी का बैंड, शरीर पर आर्मी ऑफिसर की वर्दी, कंधे पर आर्मी लेफ्टिनेंट का स्टार और स्टार लगाने आए खुद नॉर्दर्न कमांड के आर्मी कमांडर। ये क्षण किसी को भी जोश से भर सकते हैं। फिर नितिका कौल ढोंडियाल के लिए तो यही जिंदगी का ध्येय बन गया है। पिछले 27 महीने से नितिका का एक ही सपना था, भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा करनी है और उसी रास्ते पर चलना है जिस पर चलते हुए उनके पति ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। I imagined that and I felt that the same journey that he has traversed through, and I'm traveling through the same journey. So I believe he's always and always going to be part of my life, and even today he's somewhere around looking at me and I can feel that he's just holding me and saying, you just did it. I just love you, Vibhu. I really love you. लेफ्टिनेंट नितिका की ये कहानी शुरू होती है फरवरी 2019 से। देहरादून में रहने वाली नितिका को तब तक कोई नहीं जानता था, लेकिन नितिका के जोश और जज्बे ने उनको नेशनल हेडलाइन बना दिया। नितिका कौल के बहादुर पति मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल भारतीय सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। नॉर्दर्न कमांड में मेजर विभूति की पोस्टिंग पुलवामा में थी। 18 फरवरी 2019 को आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन में मेजर विभूति ने सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर विभूति की शहादत के बाद उनका पार्थिव शरीर देहरादून आया तो वहां की तस्वीरें देखकर पूरे देश की आंखें नम हो गई, मगर बहादुर नितिका कौल ढोंडियाल ने रोकर नहीं बल्कि अपने पति को सैल्यूट करके आखिरी विदाई दी। Very honored to have you as my husband. You taught me the value. You taught me what it's like to be stable, focused. I owe my life to you, and I'm very proud. Yes, it's hurting that you're leaving, but then you're still around. You'll be always around.
लेकिन नितिका ने इस पल का एक एक लम्हा अपने अंदर जिंदा रखा। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के साथ नितिका की शादी को केवल 10 महीने हुए थे। साथ साथ जिंदगी बिताने का ख्वाब अधूरा रह गया। नितिका जब तिरंगे में लिपटे अपने पति को आखिरी विदाई दे रही थी, तभी उन्होंने ठान लिया था वो सेना में शामिल होंगी और अपने पति की तरह देश की सेवा करेंगी। शहीद पति को आखिरी विदाई की इन तस्वीरों ने हर दिल को छलनी कर दिया। आखिरी सफर पर निकले शहीद पति को प्रेम का आखिरी इजहार कर रही निकिता जी भरकर निहार रही थी, दुलार रही थी, तिरंगे में लिपटे पति को चूम रही थी। शहीद मेजर की पत्नी की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन निकिता ने उनको फौलाद में बदल दिया। सेना में अफसर बनना आसान नहीं होता, एग्जाम मुश्किल होता है, ट्रेनिंग और भी कड़ी होती है। नितिका ने दिन रात इसके लिए मेहनत की ताकि वो अपने पति की तरह वर्दी पहन सकें। मेजर विभूति की शहादत के 10 महीने बाद ही नितिका ने इलाहाबाद में वुमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा दी, जिसमें पास होने पर आर्मी के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 11 महीने की रिगरस ट्रेनिंग शुरू हुई और अब वो लेफ्टिनेंट नितिका कौल ढोंडियाल बनकर सेना में शामिल हो गई हैं। देश के लिए ऐसे जोश और जज्बे को इंडिया टीवी भी सलाम करता है। इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम वंदे मातरम में जब नितिका आई तो मंच पर तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। देशभक्ति से भरे उन भावुक क्षणों को देखेंगे तभी लेफ्टिनेंट नितिका को समझ पाएंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं देश की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, और साथ ही इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा जी। और मुझे लगता है अब बहुत फख्र के साथ एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से मैं बहुत विनम्रता के साथ स्टेज पर बुला रहा हूं शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की धर्मपत्नी निकिता कौल जी को। और एक कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, एक कृतज्ञ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंडिया टीवी आपके परिवार के बलिदान को देखते हुए, मेजर ढोंडियाल के समर्पण को देखते हुए अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करना चाहता है, अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड। साथी रजत जी की तरफ से अ चेक ऑफ ₹1 लाख। Very proud of you. Sure, that I don't need to talk much about because I know whole nation is so proud of my husband. In fact, I just want to say that we are very proud on every soldier who is serving and who have sacrificed their life for us. So now the responsibility also lies with us. How responsible we are is not just that it's their duty to love their nation, it's our equal duty to be proud and do as much as we can do for our nation. So I just want to say be a good citizen, a human, be very responsible not just for others' life but also for your own life. Pay taxes, don't litter around. Be a very sensible and a proud citizen. Jai Hind. Thank you.
नीतिका की बातें सुनकर निर्मला सीतारमण भी जज्बाती हो गईं। फिर अपनी भावनाओं पर काबू करके रक्षा मंत्री ने वो बात कही थी जिसे सुनकर हर सैनिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। I admire her fortitude, and I'm sure all of us will stand by her and many like her. And I can only assure you, on behalf of the government, that we'll do everything that it takes, that not one more life is lost in this way. So you want to add something? सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप पर, आपके परिवार पर, आपके शहीद पति पर पूरे देश को नाज है। और रक्षा मंत्री ने इतनी बड़ी बात कही है, हमारी कोशिश होगी अब हमारे किसी शहीद का, किसी हमारे सैनिक का बलिदान ना हो। पूरा देश आपके साथ है, ये पूरा समाज आपके साथ है। बहुत बहुत गर्व है आप पर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मेजर विभूति डोंडियाल की शहादत से पहले नितिका एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। पति को आखिरी सैल्यूट देते समय नितिका ने जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने के बाद नितिका पूरी तरह आर्मी की डिसिप्लिन में ढल गई। हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं जब नितिका ओटीए में जाने की तैयारी कर रही थी। आर्मी के शॉर्ट सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम और इंटरव्यू पास करने के बाद इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद ने नितिका के घर जाकर उनका इंटरव्यू लिया था। निकिता कौल ढोंडियाल पूरी तरीके से अब भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए तैयारी के साथ है। वही वर्दी सामने होगी, वही स्टार सामने होंगे, वही वॉच सामने होगी, सब कुछ सामने होगा। विभू को याद करते हुए अब आप भारतीय सेना का हिस्सा जल्द बनेंगी जैसे ही क्लैरिटी आती है। जी bravery have many forms, and one of the form I would say is my husband, Major Vibhuti Shankar Dhondial, and also every single soldier, Jawan who have given his life, their life for the nation, and the same for the women officers. Same in the forces, police forces. They all are doing. They all are guarding us, protecting us. So they are the epitome of a bravery. So they will, bravery remains every time. आप उन जवान की जो वाइफ्स, जो मार्टियर्स जवान हैं या ऑफिसर्स हैं, उनकी वाइफ को कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद अब सेना का हिस्सा बन जा रहे हैं। उससे पहले भी स्वाति महादिक हो या फिर गौरी हो, ये भी भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं। ब्रेवरी दिखाई है। और आप? मैं ये बोलूँगी कि अगर उनको जैसे किसी भी स्टेज पे उनको लगता है कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब होता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को आत्मनिर्भर करना है, इंडिपेंडेंट, कि किसी पे आप निर्भर ना रहो। तो वो आप कैसे भी अचीव कर सकते हो। अगर उनमें कोई पैशन है तो उनको परस्यू करनी चाहिए, बाकी सबको उनकी मदद करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि वी नीड गाइडेंस, मेंटरिंग। सो इफ you find someone irrespective and you know that you can help that person, guide them. What important is guide these people, guide everyone you can. Knowledge when you spread always increases and someday it will come back to you also. मेजर विभूति की आर्मी ड्रेस नितिका की सबसे बड़ी अमानत है और अब सेना का वही सितारा उनके कंधों पर जगमगाता है। सेना में शामिल होने के संकल्प को उन्होंने कैसे पूरा किया, इसे जानेंगे तो नितिका पर आपको भी गर्व होगा। स्टार के साथ जब आप वर्दी पहनेंगी तो घड़ी भी लगाएंगे विभू की? So he had given me a watch जो उसे बहुत पसंद थी कि it really looks nice on me, so I'll wear that. I'll wear the watch he has gifted. I've kept it. I'll wear that one. ये पूरा विभू की मेमोरीज और आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी हैं। क्या कहना चाहेंगी सभी उन लोगों को जो मार्टियर्स वाइफ हैं या फिर जो इस समय रोल मॉडल के तौर पर आपको देख रही है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लाइफ में आपको इंडिपेंडेंस ढूंढनी है, एक गोल ढूंढना है। करना क्या है
चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, आपकी लाइफ में गोल होना चाहिए। विजन और गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं, कोई विजन नहीं, सो योर लाइफ इज़ ब्लैंक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको इस लाइफ के साथ करना क्या है, चाहे शॉर्ट टर्म ही हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 महीने का हो। आप वो कंप्लीट करो, अचीव करो और दूसरा गोल बनाओ, ताकि आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन रहे। और दूसरा होता है कि आपको हमेशा अचीव करना है कि आप जहाँ पे अभी है और मेहनत करके थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कीजिए। और डरना नहीं, अगर आप हारते हो, मतलब ह्यूमंस हैं, वी ऑल कैन फेल एंड दैट्स ओके, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस इज इम्पॉर्टेंट। नितिका ने देश से जो वादा किया था, अपने शहीद पति से जो वादा किया, उसे पूरा करके दिखा दिया। नितिका सिर्फ इमोशनल होकर नहीं रह गई, अपने जज्बातों को जिद में बदलकर लेफ्टिनेंट नितिका कौल ढोंडियाल आज देश की हर बेटी के लिए मिसाल बन गई है। बाकी नितिका पर पूरे देश को गर्व है। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपको बताएंगे इस वक्त की 5 बड़ी हेडलाइंस। I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।